ग्रीटिंग्स एवरीवन, जय हिंद। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और मैं हूँ यशोधन सिंह, कानपुर उत्तर प्रदेश से। पर आज हम लोगों का टॉपिक पॉलिटी नहीं, हिस्ट्री होगा। हिस्ट्री में भी वर्ल्ड हिस्ट्री, और वर्ल्ड हिस्ट्री का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। हिटलर था कौन, कहाँ से आया? ये आप बैकग्राउंड में जो फोटो देख सकते हैं कि यूएस का फ्लैग है। जो यूएस के जो सोल्जर हैं वो रह रहे हैं एक आइलैंड में। ये आइलैंड जापान का है। ये यूएस का फ्लैग जापान में क्यों लहरा रहे हैं? इसकी कहानी जानने के लिए हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर। हिटलर था कौन, कहाँ से आया, क्यों डेथ हुई उसकी, स्टालिन के इतनी बेइज्जती क्यों हुई, जब स्टालिनग्राड का युद्ध जिसमें हिटलर की बेइज्जती क्यों होगी, टर्निंग पॉइंट ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 स्टालिनग्राड, बैटल ऑफ स्टालिनग्राड हुई क्यों, क्या थी, क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे। आज ये सब हम लोग जानेंगे वर्ल्ड वॉर 2 के टॉपिक में। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना टॉपिक। और देखिए, वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर को जानने के लिए हम लोगों को जाननी पड़ेगी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ऑब्वियस ही बात है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर को जानने के लिए हम लोगों को जाननी पड़ेगी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो फिर आप जैसा कि देख सकते हैं, ये मैप अपने दिमाग में रखिएगा। अभी ये सब जितने भी फ्लैग्स वगैरह हैं इन सबको भूल जाइए। अभी आप केवल इसमें देखिए कि ये बात क्या कर रहे हैं। वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी कुछ ऐसा दिखता था। ओके, जर्मनी कुछ वर्ल्ड वॉर 1 में ऐसा दिखता था। आप ये मैप हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा, एंड तक रखिएगा। और जो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें हम लोग वॉर और वॉर के जो आफ्टर मैथ हुआ, उसके जो आगे हुआ आफ्टर मैथ, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के, हम लोग जानेंगे। उसमें भी आप ये मैप याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो सेकेंड राइक था, जिसको सेकेंड रीच भी कहते हैं, तो सेकेंड राइक जो था, जिसको हम लोग प्यार से जर्मन एम्पायर भी कहते हैं, जर्मन एम्पायर को सेकेंड राइक भी कहते हैं। तो जो जर्मन एम्पायर था ना, उसने वर्ल्ड वॉर 1 लड़ी थी। यानी जो अभी मैंने आपको ये वाला मैप दिखाया, ये था जर्मन एम्पायर का। जर्मन एम्पायर युद्ध लड़ता है वर्ल्ड वॉर 1। वर्ल्ड वॉर 1 में इसमें जर्मन एम्पायर को हटा दिया गया, हरा दिया गया, फिर हटा दिया गया। बेसिकली 1919 में जब वर्ल्ड वॉर 1 1914 से लेकर 1918 तक चली थी। बेसिकली एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट था। सर्बिया, मतलब जो आने वाले किंग थे उनको मार दिया गया था, जो किंग फर्डिनेंड थे उनको मार दिया गया था। फिर ऑस्ट्रिया ने बोला कि हम तुमसे बदला लेंगे। ऑस्ट्रिया ने उसको प्रेशराइज किया सर्बिया को, बट सर्बिया माना नहीं। और फिर वो अलग कहानी है कि फिर ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पे अटैक कर दिया। और फिर जो अलायंसेस फॉर्म हुए थे, जो रशियन एम्पायर तो नहीं था उस टाइम तक, बट ब्रिटेन और फ्रांस ने भी अटैक कर दिया। फिर जब ब्रिटेन और फ्रांस हारने लगे तो उन्होंने रशियन एम्पायर का साथ दिया। फिर तीनों ने मिलकर जब तीनों ही हारने लगे, तो फिर इसमें एंड में क्या चीज़ हुई, एंड में यूएस ने ज्वाइन किया। और 1918 में जर्मन एम्पायर की हार के साथ होता है एंड वर्ल्ड वॉर 1। अब कोई ट्रीटी भी तो साइन होगी ना, पीस ट्रीटी, शांति। अब शांति के लिए हम लोग क्या करें, शांति लानी है। अब हम लोग क्या करें, एक ट्रीटी साइन करनी पड़ेगी पेपर पर। तो 1919 पर ट्रीटी ऑफ वर्साइल होती है, जिसको ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स भी कहते हैं। तो वर्साइल की संधि में, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में बात ये हुई कि बेसिकली जो जो जर्मन एम्पायर था या फिर जो सेकेंड राइक था, अब इसको हटाओ यार, ये बहुत ये दिमाग ख़राब कर रहा है, इसको हटाओ। वाइमार रिपब्लिक नाम का एक नया देश लाते हैं। यानी द वाइमार रिपब्लिक के यहाँ पे फाउंडेशन रखी जाती है कि जर्मन एम्पायर को अगर वापस जीवित कर दिया, इसको वापस इसकी टेरिटरी देगी, वापस इसको सब कुछ दे दिया, तो ये वापस आएगा, वापस अटैक करेगा, फिर हम लोगों को फिर से युद्ध लड़ना पड़ेगा। हमारे इसका भी नुकसान होगा, हमारा तो सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। तो इन लोगों ने ये बोला कि जर्मन एम्पायर को हटा ही दो, कोई राजा वाजा नहीं चलेगा, आराम से एक डेमोक्रेसी लाएंगे जो हमारे यहाँ यूएस में चलता है, ब्रिटेन में चलता है, फ्रांस में चलता है। डेमोक्रेसी लाएंगे, अपना चलता रहेगा हमारी तरह। अगर हम डेमोक्रेसी सोचेगा हमारी तरह हो जाएगा, फिर कभी लड़ेगा नहीं।
अब यहाँ पे बात क्या आई, वाइमार रिपब्लिक एक नई कंट्री स्टैब्लिश होती है। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में जो वाइमार रिपब्लिक था, अब इसमें इनको यही डर था कि अब अगर हम लोग वाइमार रिपब्लिक ले भी आएंगे, बस भैया ऐसा ना हो कि वाइमार रिपब्लिक में एक नया जर्मन एम्पायर की सोच रखने वाला आदमी आ जाए कि हम लोग वापस पूरे दुनिया को जीत के लाएंगे, जो हम लोगों को हराया गया हम लोग वापस लड़ेंगे युद्ध और जीतेंगे। तो इन्होंने ये बोला कि अगर इसने वापस अटैक कर दिया तो हम लोग तो गए। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए इन्होंने एक प्रिवेंटिव डिसीजन लिया, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स का एक पार्ट, जिसमें कहा गया कि वाइमार रिपब्लिक बना तो देंगे बट वाइमार रिपब्लिक की जो मिलिट्री होगी वो लिमिटेड होगी। वाइमार रिपब्लिक की मिलिट्री उतनी ही होगी जितना उसके बॉर्डर सिक्योर हो जाए। ये भाई साहब कोई बॉर्डर को वायोलेट करके अंदर घुस गया तो फिर धमाके हो जाएंगे, लड़ाइयाँ हो जाएंगी। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए, ताकि इन लोगों की भी सुरक्षा हो जाए, ये लोग भी सेटिस्फाई हो जाए और हम लोग भी सेटिस्फाई हो जाए कि ये लोग अटैक नहीं करेंगे, तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में अपनी लिमिटेड मिलिट्री रखो, लिमिटेड मिलिट्री प्रेजेंस रखो अपने पूरे देश में। और अगर रख भी रहे हो, सिक्योरिटी चाहिए तो केवल बॉर्डर के लिए, जिसमें तुम्हारा पूरा बॉर्डर सिक्योरिटी फुलफिल हो जाए, कंप्लीट हो जाए, टिक लग जाए, बस वहीं तक खुद को सीमित रखो, बाकी सब हमारा काम हो गया। बस इसमें यही बात की गई। अब वर्ल्ड वॉर 1 में अब ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स का हम लोगों ने जान लिया कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स बेसिकली ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स जो थी वो बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी थी। इसमें जर्मन एम्पायर हटा दिया गया, ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर हटा दिया गया और ऑटोमन एम्पायर जो मिडल ईस्ट में था उसको भी हटा दिया गया। अब बेसिकली एक बहुत ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी थी। अब वाइमार रिपब्लिक जो नया देश बना, उससे उसके गोल्ड रिजर्व छीन लिए गए, उसकी जो कॉलोनीज थी अफ्रीका में और पूरे वर्ल्ड में छीन ली गई, उसकी जब कॉलोनीज भी छीन ली गई, अब क्या करेगा वो, अकेले रहकर करेगा क्या वो? यही चीज़ मानते हैं, यही इसी चीज़ को हम लोग वर्ल्ड वॉर 2 का रीज़न भी मान सकते हैं कि जब वर्ल्ड वॉर 1 में जब कुछ बचा ही नहीं है जर्मनी के पास, करेगा क्या वो? अब वर्ल्ड वॉर 1 लेड टू दी फॉल ऑफ 4 किंगडम्स, 4 किंगडम का पतन हो गया वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से। 3 का डायरेक्टली हुआ, 1 का इनडायरेक्टली हुआ। जर्मन एम्पायर का फॉल हुआ, हम लोग जैसा कि पढ़ ही रहे हैं, जर्मन एम्पायर का फॉल हुआ, फिर ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर का फॉल हुआ, फिर ऑटोमन एम्पायर का फॉल हुआ डायरेक्टली। ये डायरेक्टली है कि डायरेक्टली जो रीजंस बने इन चारों किंगडम के फॉल के। अब इनडायरेक्टली कौन सा है? इनडायरेक्टली केवल एक है, जिसको कहते हैं रशियन एम्पायर। आई होप आपको पता होगा कि ज़ार निकोलस II थे रशियन एम्पायर के, रशिया के। फिर वहाँ पे वॉर एंड होने से पहले ही वहाँ पे रेवोल्यूशन हो जाती है, जो अक्टूबर रेवोल्यूशन होता है। वैसे तो नवंबर में हुआ था, बट वो लोग जो कैलेंडर फॉलो करते हैं उस हिसाब से वो अक्टूबर में हुआ। तो फिर अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद रशियन एम्पायर तो अब हाथ उठा लिया उससे कि भैया मैंने अपने, अब तुम लोग आओ यूएस के साथ, मतलब शांति प्रिय तरीके से अक्टूबर रेवोल्यूशन, जिसको ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी कहते हैं, उसमें यूएसएसआर नाम का एक नया कम्युनिस्ट देश, जिसमें फिर सिविल वॉर चलेगी। फिर 1922 में नॉर्मल एक कंट्री आ जाएगी जिसको कहेंगे यूनियन ऑफ सोशलिस्ट सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। ओके, तो यूएसएसआर का फॉर्मेशन होगा 1922 में। तो फिर रशियन एम्पायर का फॉल हुआ, जर्मन एम्पायर का, ऑटोमन एम्पायर का, ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर का डायरेक्टली हुआ, और रशियन एम्पायर के फॉल का ये एक कारण बना, बाकी तो कई सारे कारण थे, बट ये उन कारणों में से एक बना। अब इसके बाद क्या होता है? अब देखिए, जब भी वर्ल्ड वॉर 1 होती है, जबकि वर्ल्ड वॉर होती है, देखिए इसको वर्ल्ड वॉर क्यों कहते हैं? क्योंकि भैया दुनिया के बहुत ही बड़े हिस्से में वॉर हुई तो इसको वर्ल्ड वॉर कह दिया गया। अब बहुत ही बड़े हिस्से यानी पूरे, अगर इसको वर्ल्ड कहा जा रहा है और वॉर मेनली यूरोप पे हुई, तो इसको समझ रहे हैं, इसको यूरोप में भी तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, यूरोप की एक कंट्री पे तो इफेक्ट पड़ेगा ही। तो क्या हुआ, पूरे के पूरे यूरोप में नेशनलिस्ट आने लगे, देशभक्ति की भावना इसमें पैदा होने लगी।
नेशनलिस्ट ऑल ओवर यूरोप कि भैया जर्मनी इज़ द ग्रेट, फ्रांस इज़ द ग्रेट, यूके इज़ द ग्रेट, रशिया इज़ द ग्रेट, या फिर सोवियत यूनियन इज़ द ग्रेट। तो फिर इसमें नेशनलिस्ट भावना पूरे यूरोप में फैलने लगी। अब ये देखिए 1914 जब वॉर शुरू हुई थी तब जर्मनी कुछ ऐसा दिखता था। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जर्मनी पर्पल में, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर पर्पल में, और यहाँ नीचे आई होप आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर भी पर्पल में। यानी ये सब क्या थी? ये सब थी सेंट्रल पावर्स। अब ग्रीन ग्रीन क्या है? फ्रांस, यूके, रशियन एम्पायर, और यहाँ पे सर्बिया और मॉन्टेनीग्रो। सर्बिया, मॉन्टेनीग्रो, आपका रशियन एम्पायर, फ्रांस और यूके था एंटोंटे पावर्स, जिनको एलाइड पावर्स भी कहते हैं। और बाद में यूएस भी ऐड हुआ था, ये एंटोंटे या फिर एलाइड पावर्स जिनको कहते हैं। यूके फ्रांस और रशियन एम्पायर के साथ और सर्बिया के सपोर्ट में आया, मॉन्टेनीग्रो वगैरह सब लोग साथ में आए। और इन्होंने बोला कि भैया हम लोग लड़ेंगे जर्मन एम्पायर, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर, इन सब के खिलाफ। अब हुआ युद्ध, जर्मनी हार गया। अब जर्मनी तो इसमें हार गया वर्ल्ड वॉर 1 में। आगे क्या हुआ? रशिया, देखिए ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर, अब ऑस्ट्रिया को इतना बनाया गया कि केवल इतना रहेगा ऑस्ट्रिया। फिर यहाँ पे आप देख पाएंगे कि हंगरी बना दिया गया। फिर यहाँ पे कुछ स्लाविक कंट्रीज बना दी गई, लाइक यहाँ पे आप बोस्निया हर्जेगोविना, फिर सर्बिया, यहाँ पे सारी कंट्रीज आ जाती हैं, क्रोएशिया। और फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि पोलैंड बनाया यहाँ पे तो पोलैंड है। फिर यहाँ पे और भी एरियाज आ जाते हैं जिन लोगों को इसके जो ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के अंतर्गत आते थे, और फिर उनको फ्री किया जाता है, सो कॉल्ड लिबरेट किया जाता है ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर से। अब देखिए ये सब चीज़ें तो हो गई। अब हुआ क्या? रीज़न क्या था? वर्ल्ड वॉर 1 के बाद राइज ऑफ हिटलर क्यों हुआ? देखिए वर्ल्ड वॉर 1 हम लोगों को अभी तक ये समझ आ गया कि जर्मनी हारा, उसको बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया गया और बहुत ही ज़्यादा उसके ऊपर अत्याचार किए गए। गोल्ड रिजर्व, जो उसके पास गोल्ड रिजर्व थे, रुर के बहुत फेमस गोल्ड रिजर्व थे, उससे उसको छीन लिए गए, उससे वो छीन लिए गए। जो उसके पास जो रिसोर्सेज थे वो उससे छीन लिए गए, उसके पास जो गोल्ड रिजर्व थे वो उससे छीन लिए गए। जो उसके पास जितने भी रिसोर्सेज थे, लाइक वॉर में सब कुछ छोंक दिए गए। वॉर भी हार गया, बचा भी नहीं, करेगा क्या? ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स वैसे ही इतनी ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी थी कि क्या बताएं। तो जर्मनी की हालत होने लगी खराब। अब ऐसे मौके पे किसी ना किसी को अपना लड्डू तो खाना ही था। आता है एक एडोल्फ हिटलर नाम का एक नौजवान, जो ये कहता है, जो पहले जिसका बर्थ ऑस्ट्रिया में हुआ था, यानी यहाँ ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर के उसका बर्थ तो हुआ था ऑस्ट्रिया में, बट वो खुद को गर्व से कहता था कि मैं हूँ जर्मन, मैं हूँ डॉइश। तो फिर ये खुद को कहता था क्योंकि इसका जर्मन डिसेंट था, ये जर्मन भाषा बोलता था। चलिए ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर में तो रहता था, लाइक कई सारे इंडिया में होते हैं कि कई सारे लोग बांग्ला होते हैं तो फिर वो लोग बंगाली बोलते हैं, वैसे ही ये था जर्मन एथनिसिटी का। लाइक बंगाली एथनिसिटी होती है, पंजाबी एथनिसिटी होती है, उसमें रिलीजन मैटर नहीं करता। तो वैसे ही इसमें कंट्री मैटर नहीं करता, लाइक पंजाबीज पाकिस्तान में भी हैं और इंडिया में भी हैं। वैसे ही यहाँ पे भी ऑस्ट्रिया की जो ऑफिशियल लैंग्वेज आज भी आप देखेंगे तो वो उसमें भी जर्मन है, ये भी जर्मन। यहाँ पे तो ये नेशनल एंथम ऑस्ट्रिया का नहीं गाता था, ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर का। ये नेशनल एंथम गाता था किसका? ये नेशनल एंथम गाता था जर्मनी का, जर्मन एम्पायर का। अब इतना ज़्यादा अगर आप देखें कि ये पेट्रियोट था ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर का नहीं, जर्मनी का। जर्मनी को ये बहुत ग्रेट मानता था क्योंकि इसको ये मानता था कि इसका डिसेंट है जर्मन, ये जर्मन भाषा बोलता है, इसका मतलब ऑब्वियसली जर्मनी है, ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर में तो ऐसे ही रह रहा है, ये बस ऐसा सोचता था। तो अ यंग जर्मन मैन नेम्ड एडोल्फ हिटलर विद हिज फायरी स्पीचेस, एकदम इसने ये बोला कि मैं आग लगा दूंगा, आग लगा दी वाली स्पीचेस इसने दी। स्पीचेस दी तो अब इसने स्पीचेस देने के बाद ये फेमस हो गया। इसने बोला कि भैया ज्यूज जो है, ये लोग जुडाइज्म, इजराइल वाले रिलीजन में जहाँ पे जुडाइज्म है,
उस वाले जहाँ पे आपको मेजर कॉमनली आपको दिखेगा, जनरली आपको जुडाइज्म भी दिखेगा। इंडिया में भी, इंडिया एक ऐसी कंट्री जहाँ पे कभी भी ज्यूस को परसिक्यूट नहीं किया गया, बट ये बात करता था कि ज्यूस को हटा दो, एग्जीक्यूट कर दो, परसिक्यूट कर दो, इसको हटा दो, इन सबको हटा देना चाहिए कि ये लोग अपने पास सारा पैसों का भंडार लेके बैठे हैं, इनको ही हटा दिया तो यंग जो जितने भी जर्मन लोग हैं, जिन लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उन सबको पैसे मिल जाएंगे, सब लोग अपनी नॉर्मल लाइफ जिएंगे। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद अब प्रॉब्लम क्या आई, लोगों को लोगों ने मान भी लिया कि परसिक्यूशन ऑफ ज्यूस कर दो, ज्यूस के खिलाफ हेट्रेड पैदा किए। इसने बोला कि जर्मन जो हैं ये सबसे ज़्यादा ग्रेट है, आर्यंस आर द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल। बात की इसने कि आर्यन रेस जो है उससे ज़्यादा ग्रेट तो रेस है ही नहीं। वाइट मैन सुप्रीमेसी की, वाइट जो है वही सबसे ज़्यादा कहा जाए तो फिर सुपीरियर है, बाकी सब लोगों को उनके सामने अपने घुटने टेक देने चाहिए। आर्यन आर द ग्रेटेस्ट, ये बात करता था, क्लियर। और इसने बोला कि जर्मन नेशनलिज्म, जर्मनी के लिए देशभक्ति की ये बात करता था। इसने ये ऑब्वियस सी बात है, अगर इतनी फायरी स्पीचेस देगा, आग लगा दी वाली स्पीचेस, तो ऑब्वियस सी बात है ये फेमस हो गया जर्मनी में। जर्मनी में जब ये फेमस हो गया तो लोगों ने इसको पसंद करना शुरू कर दिया। आर्मी में भी था तो इसको बड़ा बुरा, जब वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हुई तो इसको, क्योंकि आर्मी में था तो इसको बहुत बुरा लगा कि जर्मनी हार कैसे गया यार, जर्मनी हार कैसे गया, हारना नहीं चाहिए था। तो वहीं से इसको मोटिवेशन मिला जर्मनी के लिए, इसने अपनी जर्मन नेशनलिज्म के लिए स्पीचेस देनी शुरू कर दी। अब यहाँ पे आपको आई होप ये चीज़ समझ आ गई होगी, क्योंकि ये फेमस हो गया तो फिर ये इलेक्शंस भी जीतने लगा इसकी पार्टी के। इसकी पार्टी थी NSDAP, नेशनल सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी। NSDAP, नेशनल सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी, NSDAP। इसने NSDAP पार्टी ज्वाइन की, वहाँ पे अपनी स्पीचेस देनी शुरू की, और फिर दौर आता है फिर इसने, वो अलग बात है कि इसने बेवेरिया, जो आप सुने होंगे कि बेवेरिया जो है, जो BMW में जो B का मतलब है वो बेवेरिया से रिलेशन है, जो जर्मनी का एक पार्ट है बेवेरिया, एक प्रोविंस है बेवेरिया। तो बेवेरिया भी इसने बोला कि हम लोग पहले बेवेरिया से शुरू करेंगे, उसको पहले जीतेंगे, कंट्रोल में लेंगे, फिर हम मार्च करते हुए एकदम चढ़ाई कर देंगे राजधानी के ऊपर, बर्लिन के ऊपर, वाइमार रिपब्लिक वालों को फेंक देंगे, है ना। इसने सोचा ये भैया आग लगा दूंगा, आग जलते जलते बर्लिन पहुंच जाएगी। इसमें ये अनसक्सेसफुल हुआ, इसको रिजेक्ट किया गया, इसको ट्रेजन के लिए, मतलब इसको देशद्रोही के रूप में ट्रीट किया गया। और इसको फिर जब धीरे धीरे टाइम बीता और फिर जब इसका जेल ख़त्म हुआ, जेल का टाइम, तो फिर जब ये बाहर निकला तब ये उतना ही पॉपुलर था जितना ये उससे पहले था। ओके, तो ये अपनी फिर से पॉपुलैरिटी गेन करने लगा। फिर इसको फ्यूरर बना दिया गया, यानी चांसलर इसको बना दिया गया, चांसलर ऑफ जर्मनी। ही सेंट वन ऑफ हिज मेन टू द राइक्सटैग। अब देखिए, आई वॉर्न यू ऑल अगेन एंड अगेन दैट इतना जो पार्ट है ना, ही सेंट वन ऑफ हिज मेन। अब देखिए, इतना जो पार्ट है ना, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, याद रखिएगा, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। अभी भी ये जो हिस्टोरियंस है वो ज़्यादातर, जो देखिए जो ज़्यादातर हिस्टोरियंस हैं वो लोग यही कहते हैं कि हिटलर ने तो आग नहीं लगाई, मतलब हिटलर ने आग लगवाई। और कुछ हिस्टोरियंस हैं यहाँ पे कहा जाए तो फिर हिटलर भी खुद भी कहता था भैया मैंने नहीं लगाई, ये पोलैंड के एक टेररिस्ट ने आके यहाँ पे, पोलैंड ने एक पोलिश टेरर अटैक है, पोलैंड के एक पर्सन ने आके टेरर अटैक किया है जो पोलैंड का निवासी था। अब इसने ये किया है कि इसको एक जस्टिफिकेशन मिल गया कि इसने क्यों पोलैंड पे। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जब पोलिश टेरर अटैक हुआ तो अलग से हेट्रेड पैदा होने लगी पोलैंड के खिलाफ। अब आगे कि हम लोग वर्ल्ड वॉर 2 में हम लोग तो पढ़ेंगे कि क्यों इसने अटैक किया और फिर कब अटैक किया। बट यहाँ पे आग लगती है राइक्सटैग पे, जिसको ये कहता है कि
हिस्टोरियंस कहते हैं कि इसने अपने एक आदमी को भेजा था और आग लगवाने के लिए, लेकिन कहानी और इसने लेकिन ये कहा वहाँ पर जनता को ये क्लैरिफिकेशन दिया कि एक पोलैंड का टेरर अटैक है, पॉलिश टेरर अटैक है, ये चीज़ हुई है। और इसने बोला कि भैया हमारे पार्लियामेंट सोच रहे हैं, लाइक अगर आप सोचें कि हमारा संसद है, हमारे संसद पे जब टेरर अटैक हुए थे तो फिर कितनी बड़ी हेडलाइन बनी थी। तो इसने बोला कि अरे भैया टेरर अटैक हो गया है, ये इसने तो इमरजेंसी भी ले आया, हमारे यहाँ तो इमरजेंसी नहीं लाए गए थे, बट यहाँ पे तो इसने इमरजेंसी भी ले आया कि भैया आज से मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास सबसे ज़्यादा पावर्स हैं, जो प्रेसिडेंट है जर्मनी का उसके पास कोई भी पावर्स नहीं रहेंगी, और यही है सबसे ज़्यादा सुपीरियर, सबसे ज़्यादा पावर इसी के पास होंगी। तो आप जैसा कि देख सकते हैं ये है उस टाइम का राइक्सटाग। अब आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये आज का राइक्सटाग, डॉइचलैंड का फ्लैग, डॉइचलैंड यानी जर्मनी को जर्मन भाषा में जर्मनी नहीं कहते, उसको डॉइचलैंड कहते हैं। तो फिर यहाँ पे जो डॉइच पार्लियामेंट था यानी डॉइच राइक्सटाग, वहाँ पे आग लगती है और पूरा जल जाता है। और आप देखिए कि वर्ल्ड वॉर 2 के एंड तक भी इस पे ऐसा का ऐसा ही रहता है, इसका कोई रेनोवेशन नहीं होता। ओके, फिर ये आज के समय ऐसा दिखता है कुछ राइक्सटाग, आपकी जानकारी के लिए ऐड किया। अब देखिए हम लोगों ने इसको समझ लिया कि हुआ क्या। अब जर्मनी में तो ये चीज़ समझ में आ गई कि ये लोगों को ना गरमा रहा है, सेक रहा है। अब जैसे ये एकदम जल जाएंगे बस ये फेंक देगा, ये अपने गार्बेज में फेंक दिया जाएंगे जनता, बस फिर आग शुरू हो जाएगी, ये अपना वॉर लड़े। तो इसने अपने लोगों को ब्रेन वॉश शुरू कर दिया। अब देखिए कि उस टाइम वर्ल्ड लीडर्स कौन थे। उस टाइम वर्ल्ड लीडर्स जो आगे चल के एक्सिस पावर्स बनते हैं, यानी जो यूएस, सोवियत यूनियन, यूके और फ्रांस के खिलाफ लड़ते हैं, तो फिर वो हिटलर। अब देखिए हम लोग को उसके साथ साथ के जो उसके ही जैसे आइडियाज़ रखते हैं, और जो उसी टाइम जो लीडर्स आ रहे हैं, और पूरे वर्ल्ड में कौन कौन से लीडर्स आ रहे हैं, क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या सिचुएशन बन रही है। इटली में आया मुसोलिनी, बेनितो मुसोलिनी। बेसिकली हिटलर और मुसोलिनी के ना सिमिलर आइडियाज़ थे। डिफरेंस ये था कि मुसोलिनी कहता था कल्चरल सुपीरियोरिटी, कि इटालियन कल्चर से ज़्यादा अच्छा कोई कल्चर नहीं है। हिटलर कहता था रेस सुपीरियोरिटी, कि आर्यन रेस से अच्छा कोई रेस नहीं है। तो बस इसमें डिफरेंस ये देखिए। अब आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये दोनों फासिस्ट फिलॉसफी में विश्वास रखते थे। फासिज्म लिख लीजिएगा, फासिज्म। कई लोगों को पता होगा, कई लोगों को पता नहीं होगा फासिज्म क्या होता है, लेकिन फासिज्म ये लोग फिलॉसफी मानते थे, फासिस्ट फिलॉसफी। ये लोग फासिस्ट थे। अब हम लोग फासिज्म को भी जानेंगे क्या होता है, बट ये दोनों फासिस्ट थे और ये लोग फासिस्ट फिलॉसफी में विश्वास रखते थे कि ये इटालियन कल्चर से ज़्यादा अच्छा कोई कल्चर नहीं है। ये मुसोलिनी कहता था आर्यन रेस से अच्छी कोई रेस नहीं, उससे ज़्यादा सुपीरियर कोई रेस नहीं, ये कहता था हिटलर। अब यहाँ पे होती है ये चीज़। अब आगे चलते हैं। तो ये फासिज्म जो है ना, जो आपने कम्युनिज्म सुना होगा सोवियत यूनियन वाला, और फिर सोशलिज्म जो आता है, इन दोनों के एकदम अपोजिट आइडियाज हैं। दोनों फासिज्म और कम्युनिज्म, या फिर कहा जाए तो फिर सोशलिज्म, दोनों अलग अलग आइडियाज हैं। फासिज्म से तो एकदम अपोजिट है, ये याद रखिएगा। फासिज्म और कम्युनिज्म बहुत दूर है, कंफ्यूज होना नहीं चाहिए आपको। अब देखिए जानते हैं कि होता क्या है। जो आप बीच में देख रहे हैं जहाँ पे सारी लाइंस होके जा रही हैं, इसको कहते हैं सेंट्रिस्ट, ये सेंट्रिज्म। ओके, आप यहाँ से थोड़ा सा लेफ्ट बढ़ेंगे, हल्का सा लेफ्ट, बस यहाँ पे, बस सेंटर से थोड़ा सा ही लेफ्ट आए हैं, तो आपको यहाँ पे मिलेगा लिबरलिज्म। ओके, यहाँ पे आपको मिलेगा लिबरलिज्म। यहाँ से सेंटर और एकदम लेफ्ट, फार लेफ्ट के बीच में आपको मिलेगा, आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा सोशलिज्म। ओके, सोशलिज्म आपको यहाँ पे मिलेगा। अब एकदम अगर आप फार लेफ्ट में चले जाएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे कम्युनिज्म। तो यहाँ पे आपको मिलेगा कम्युनिज्म। फार लेफ्ट एकदम एंड पे, लेफ्ट के एकदम एंड पे आपको मिलेगा कम्युनिज्म। अब यही सेम चीज़ हम लोग अप्लाई करेंगे थोड़ा सा राइट की ओर, बस डिफरेंस ये रहेगा
कि हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे आप समझ गए कि सेंटर की आइडियोलॉजी को कहते हैं सेंट्रिस्ट। थोड़ा सा लेफ्ट बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा लिबरलिज्म, और लेफ्ट बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा सोशलिज्म, फिर एकदम लेफ्ट में चले जाएंगे तो आपको मिलेगा कम्युनिज्म। फिर से हम लोग सेंटर को मार्क करते हैं। यहाँ से आप यहाँ पे राइट बढ़ेंगे तो राइट में आपको मिलेगा कंजर्वेटिज्म, कि पुरानी आइडियोलॉजी, कंजर्वेटिव है ये लोग, रूढ़िवादी हैं ये लोग, पुरानी आइडियोलॉजी में विश्वास रखते हैं, कंजर्वेटिव हैं। अब अगर आप एकदम फार लेफ्ट में चले जाएंगे, इसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, फासिज्म। तो आप समझ रहे हैं, अगर कम्युनिज्म उधर है तो फासिज्म इधर है, यानी एकदम अपोजिट आइडियाज हैं ये दोनों। तो फासिज्म और कम्युनिज्म में आपको हल्का सा भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ये चीज़ आप समझ लीजिए। अब बेनितो मुसोलिनी था कौन और कहाँ से आए ये लोग? देखिए, इटली का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था वर्ल्ड वॉर वन में। वर्ल्ड वॉर वन में इटली ने एक्चुअली ना, जर्मन एम्पायर बार बार कह रहा था इटली को कि भाई तुम इधर आ जाओ, तुम हमें सपोर्ट कर दो, अपनी मिलिट्री के साथ आ जाओ, बस फिर तो मज़े ही मज़े हैं। तुम अपनी मिलिट्री हम लोगों को दे दोगे, हमें सपोर्ट कर दोगे, हम लोग वर्ल्ड वॉर वन जीत जाएंगे, तुम्हें जो लेना है ले लेना। इटली ने सोचा कि चलो ठीक है, ये भी सही है। बट उसी टाइम जो एलाइड पावर्स हैं, यानी यूके और फ्रांस, उस टाइम तो यूके, फ्रांस और रशियन एम्पायर ने कहा कि नहीं यार, तुम उधर क्यों जा रहे हो, जर्मन एम्पायर का साथ क्यों दे रहे हो? देखो, अगर हम लोग जीत जाते हैं तो हम तुम्हें अफ्रीका में पार्ट दे देंगे, अफ्रीका में कॉलोनीज बनाने का हम लोग तुम्हें अपॉर्चुनिटी दे देंगे। तुम खुला अपॉर्चुनिटी है, तुम लोगों को जो भी लैंड लेना है अफ्रीका में, तुम लोग जो भी लैंड मांगोगे हम लोग दे देंगे। तो इटली बड़ा खुश हो गया। इटली ने बोला और चाहिए क्या जीवन में? इसने ले लिया, इसने बोला कि हाँ ठीक है, मैं यहाँ पे आपका सपोर्ट ले लेता हूँ। इसने सपोर्ट किया एलाइड पावर्स को। अब जर्मन एम्पायर हार गया। अब जब वॉर हार गया जर्मन एम्पायर, ये लोग जीत गए, तो इटली गया भागते भागते यूके के पास, यूके, फ्रांस, रशियन एम्पायर और यूएस के पास, कि यार तुम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि तुम लोग लैंड दोगे, अब दो लैंड। लेकिन उसी टाइम यूके, फ्रांस और रशियन एम्पायर और यूएस ने बोला, हमने ऐसा कब कहा, हमने ऐसा कहा ही कब, हमें तो ऐसा कहा नहीं, तुम किस चीज़ की बात कर रहे हो? इटली की बेइज्जती हो गई। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, या फिर कहा जाए तो फिर पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस जो हुई 1919 में, पीएम ऑफ इटली, प्राइम मिनिस्टर जो थे इटली के, वो तो गए, बट पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में उनको कोई भी अवार्ड नहीं मिला गया, उनको कुछ भी रिप्रेजेंटेशन तो मिली, बट रिस्पेक्ट, प्राइज या फिर कोई गिफ्ट, कोई ऑनर नहीं मिला, उनको ऑनर नहीं किया गया, बेइज्जती हो गई। अब देखिए, अब यहाँ पे जब इटालियन सोच रहे थे, क्या हम लोगों ने तो सपोर्ट भी किया एलाइड पावर से, हम लोगों को कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ, तो मतलब ही क्या बना सपोर्ट करने का? तो यहाँ पे डिबेट शुरू हो जाते हैं कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। यहाँ पे 1920 में एक पार्टी फॉर्म होती है जिसको कहते हैं इटालियन फासिस्ट पार्टी। समझ रहे हैं? एकदम फार राइट पार्टी जो एकदम इटली को बोलती है कि आई विल मेक इटली ग्रेट अगेन, इटली को वापस ग्रेट बनाएंगे ये लोग। तो यहाँ पे 1920 में इटालियन फासिस्ट पार्टी की फाउंडेशन रखी जाती है। 1921 में होता क्या है कि मुसोलिनी नाम का एक यंग लड़का मार्च शुरू कर देता है रोम की तरफ, राजधानी की तरफ इसने चढ़ाई करने शुरू कर दी, जैसा हिटलर ने किया था उसी टाइप से ये भी कर रहा था। बट अब जब ये पॉपुलर हो गया तो जो किंग ऑफ इटली थे उन्होंने बोला यार ये तो बड़ा अच्छा लड़का है, इसको ले लेते हैं। किंग ऑफ इटली ने इनको चांसलर बना दिया, या फिर कहा जाए तो फिर प्राइम मिनिस्टर बना दिया, पीएम ऑफ इटली की पोजीशन पे डाल दिया, इनवाइट किया। अब ये भाई साहब बन गए। बट होता क्या था ना कि मंत्री इनको पसंद नहीं करते थे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि ये थोड़े से फासिस्ट टाइप की आइडियोलॉजी रखते थे, तो मंत्री इनको पसंद नहीं करते थे। तो फिर इनको भी पता था कि इनके मंत्री इनको पसंद नहीं करते, तो इन्होंने एक आइडिया निकाला कि काम करते हैं, इलेक्शंस करवाते हैं,
लोगों को अगर अच्छा लगता है तो चलो ठीक है, लोगों को अच्छा लगता है तो कर लेंगे। लोगों को अगर अच्छा लगता हूँ मैं, तो मैं पीएम रहूँगा, हम पीएम रहेंगे। बट अगर नहीं लोगों को अच्छा लगता, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं एग्जिट कर जाऊँगा। मुसोलिनी ने ये कहा। अब ऑब्वियस सी बात है कि उसकी पॉपुलैरिटी थी, और फिर 1924 में वो इलेक्शंस भी जीत जाता है। और उसने बोला कि पीस के साथ हम लोग एकदम चलेंगे, एकदम शौक से चलेंगे। अब बहुत पॉपुलर हो गया, क्योंकि इसने इतनी फायरी स्पीचेस जैसा हिटलर ने किया था जर्मनी में, वैसे ही ये भी कर रहा था इटली में। अब इसने क्या किया, इसने दिमाग लगाया, ये सब करना शुरू किया। अब आके क्या हुआ, द ईयर 1925 में मुसोलिनी ने अपनी फेमस स्पीच, जिसको जनवरी स्पीच भी कहते हैं, लेनिन ने अप्रैल थीसिस दी थी, वैसे ही इसने बोला कि हम लेंगे जनवरी स्पीच। अब इसने जनवरी स्पीच में ना पता है क्या मेंशन किया, इसने बोला कि मैं इटली को ग्रेट अगेन बनाना चाहता हूँ, इटली को फिर से महान बनाना चाहता हूँ, पर बनाएंगे कैसे? तो इसने बोला, और हम लोगों के पास एक रास्ता है, काम करते हैं, सारी पार्टीज को डिसबैंड कर देते हैं, इकलौती पार्टी रहेगी इटालियन फासिस्ट पार्टी, वही रहेगी, बाकी सब डिसबैंड हो जाएंगे, बस हमारा काम बनता, भाड़ में जाए जनता। ये चीज़ इसने लगाई और दिमाग लगाया और कर भी दिया इसने। ओके, अब 1929 में जो चर्च थी ना वाटिकन में, उसने भी इसको डिक्लेयर कर दिया कि यही है भैया, इससे अलग तो कोई है ही नहीं ना, इटली का और कोई लीडर नहीं है, बस यही लीडर रहेगा, यही बढ़िया लीडर है। जो वाटिकन में चर्च थी, उसने भी इसको कह दिया कि यही है लीडर इटली का। अब हम लोग बैकग्राउंड पढ़ ही रहे हैं, तो फिर जर्मनी में वापस चलते हैं। अब आपको इतना समझ में आ गया कि ये भी फासिस्ट था, मुसोलिनी भी। और अब आता है हम लोगों का क्या, वापस चलते हैं जर्मनी में। अब हिटलर का तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि था कौन, सर्कमस्टेंसेस क्या बनी कि हिटलर आ गया, हिटलर जर्मनी में, फिर से कह रहा हूँ जर्मनी में आ गया हम लोग वापस। अब जर्मनी में ना कई लोगों को सोशलिज्म अच्छा लगता था, कई लोगों को अच्छा नहीं लगता था, कई लोगों को डेमोक्रेसी चाहिए थे, कई लोगों को नहीं चाहिए थी। जो लोगों को चाहिए थे उनको कहते हैं फ्री कॉर्प्स। ओके, अब जो जर्मनी था, जर्मनी ने लोन्स लेने स्टार्ट कर दिए कि भैया लोन ले लो, और फिर लेते लेते ये थोड़ा सा और ज़्यादा लोन लेता गया ये। अब जब ये लोन्स लेता गया, अब देखिए इसके पास पैसा तो था नहीं, तो ये इनको इंटरेस्ट के रूप में क्या देगा। इसने ये बोला, मेरे पास जो गोल्ड है ना, मैं गोल्ड दे दूंगा, आप मुझे पैसा दे दो, मैं लोन लूँगा, लोन के रूप में मैं आपको वापस दूंगा गोल्ड, आप ले लो मैं वापस दूंगा गोल्ड, आप मुझे दे दो पैसा। सिंपल सा इसने लॉजिक निकाला। बट फ्रांस ने इसके गोल्ड रिजर्व ले लिए। अब इसने क्या किया कि इस टाइम पर इसने बोला कि इसने दिमाग लगाया, चलो और नोट छापने लगा, नोट्स छापने लगा, इतने ज़्यादा छाप दिए भैया, ये हाइपर इन्फ्लेशन आ गया। पहले था एक टाइम पे आ गया था $1 जो आज के समय अभी तो 75 से 80 रुपए के बीच में ऐसे जंप करता रहता है इंडियन रुपीस, लेकिन वहाँ पे था 24,000 नार्क मतलब जर्मनी की करेंसी उस टाइम की, वाइमार रिपब्लिक की। अब तो वाइमार रिपब्लिक आ गए। तो फिर $1 था 24,000 नार्क। कुछ टाइम बाद इतने ज़्यादा नोट छाप दिए कि भैया आ गया हाइपर इन्फ्लेशन और $1 हो गया। पहले मैं कह रहा हूँ, गिनिए मेरे साथ, 1 0, 2 0, 3 0, 4 0, 5 0, 6 0, 7 0 और 9, यानी 9 करोड़ नार्क हो गया $1। समझ रहे हैं?
कि इतनी ज़्यादा डीवैल्यूएशन हो गई वाइमार रिपब्लिक के नार्क की कि इतना कम हो गया उसकी वैल्यू, मतलब इतना ज़्यादा हो गया उसका वैल्यू कि $1 इज इक्वल टू 9 करोड़ नार्क। अगर लोगों को सिंपल सा ब्रेड लेना होता था भैया, सब बोरियां बांध बांध के ये लोग मतलब पूरे कार्ट में ये लोग लेके जा रहे हैं, पैसे गड्डियां भरी हुई हैं, एक लेना है ब्रेड, एक पैकेट लेना है ब्रेड का, इतनी ज़्यादा गड्डियां लेके जा रहे हैं, क्या बताएं। तो आ गया इन्फ्लेशन। अब ऐसे टाइम पे यूएस ने बोला भैया हम किस लिए हैं, अरे हम तो तुम्हारे दोस्त हैं यार, तुम हमें कैसे भूल गए, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। यूएस ने इनको लोन देना शुरू कर दिया। जर्मनी खुश हो गया, वाइमार रिपब्लिक मतलब। अब वाइमार रिपब्लिक की भी खुशी उतने टाइम तक चली नहीं, क्योंकि यूएस में तो क्या पूरे वर्ल्ड में आ जाता है ग्रेट डिप्रेशन 1929 का। यूएस के पास कुछ खाने पीने को नहीं है, यूएस के लोगों के पास। यूएस लोन बाकियों को क्या देगा, अब तो उसको अब उसको लोन लेने पड़ रहे थे खुद, दूसरों को क्या लोन देगा। तो इसकी हो गई हालत खराब। नाउ यूएस itself had to take loans। यूएस को अब खुद लोन्स लेने थे, दूसरों को क्या देता जब इसको खुद ही लेना है। अब जब यूएस का क्रैश कर रहा है, ऑब्वियस ही बात है जर्मनी का भी स्टॉक मार्केट जो था क्रैश कर गया। अब जर्मनी में ना ऐसे एन वक्त पे हिटलर को चांस मिल गया, हिटलर हो गया पॉपुलर। आई विल मेक जर्मनी ग्रेट अगेन, मैं फिर से महान बनाऊंगा। जो ये लोग वाइमार रिपब्लिक वाले कर रहे हैं ना, मैं इनको करने नहीं दूंगा, मैं इनको हटा दूंगा और एक फासिस्ट रिपब्लिक बनाऊंगा जहाँ पे सब लोग खुश होंगे और मैं जर्मनी को ग्रेट बनाऊंगा वापस। अब लोग हो गए खुश। अब देखिए, ये मत सोचिएगा कि ये सब वाइमार रिपब्लिक की सिचुएशन है, ये सब सिचुएशन है किसकी, ये सब है यूएस की। प्लीज़ गिव माई डैड अ जॉब। यहाँ पे लोग ये सब टांगे घूम रहे थे कि हम लोगों ने तुम्हें वोट दिया था अपने जॉब्स के लिए। 4 children for sale, inquire within। ये सिचुएशन हो गई थी यूएस की। इनकी मदर को रोना पड़ रहा था, पैसे नहीं थे लोगों के पास, क्या करते लोग। ये सब तो यूएस की सिचुएशन है। सोचे अब लोगों को लाइन लगानी पड़ रही थी अपनी एम्प्लॉयमेंट या फिर एक छोटी सी चीज़ को लेने के लिए भी। लोगों के पास जब पैसे नहीं थे, लोग क्या करते, लोग सड़क पे आ गए थे, लोग होमलेस हो गए। ये तो है यूएस की सिचुएशन। वाइमार रिपब्लिक की क्या रही होगी, लोग सोच भी नहीं सकते कि क्या बुरी सिचुएशन हो गई होगी वाइमार रिपब्लिक की। आई होप आपको अभी ग्रेट डिप्रेशन तक यहाँ पे चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब देखिए क्या होता है। अभी तक आपको कहानी समझ आ गई कि जर्मनी ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के बाद गिरता चला गया। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स एक्चुअली एक बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी थी, जिससे जर्मनी की हालत वैसे ही ख़राब हो गई। जर्मनी सफर्ड मोर इन पीस दैन इन दी वॉर। जर्मनी को ज़्यादा सफ़र करना पड़ा पीस के वक्त में, शांति के वक्त में, एज कम्पेयर टू जब वो वॉर लड़ रहा था। अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हाई हो गई, इन्फ्लेशन आ गया, और जीवन में क्या चाहिए तो रोने के लिए। The lands that were promised to be given to Italy and Japan। देखिए, इटली का तो मैंने आपको सिचुएशन बता दी, यही सिचुएशन जापान की भी थी। जापान ने बोला कि मुझे साउथ ईस्ट एशिया में लैंड चाहिए, अगर मैं तुम लोगों को सपोर्ट करता हूँ तो मुझे लैंड चाहिए साउथ ईस्ट एशिया, यानी वो वियतनाम वाले रीजन और इंडोनेशिया वाले रीजन, और चाइना में और कोरिया में मुझे लैंड चाहिए। यूएस, यूके, फ्रांस ने बोला भैया ले जाओ, हमें बस सपोर्ट कर दो। बस यही चीज़ थी कि लैंड जापान को भी प्रॉमिस किया गया था, बट उसको दिया नहीं गया। It led to the debates in Japan as well as Italy and Germany। तीनों देशों में डिबेट शुरू हो गई कि अब हम लोगों को करना क्या चाहिए। World War I also led to the rise of France, US, UK and Japan as major powers। जर्मनी चला गया नीचे, यूएस आ गया, फ्रांस आ गया, यूके आ गया और आ गया जापान। अब देखिए प्री वॉर इवेंट्स, फिर हम लोग का वॉर शुरू हो जाएगा। प्री वॉर इवेंट्स क्या होते हैं,
प्री वॉर इवेंट्स में स्पेनिश सिविल वॉर, इटालियन इन्वेजन ऑफ इथियोपिया, जापानीज इन्वेजन ऑफ चाइना, सोवियत जापानीज कॉन्फ्लिक्ट्स और मोलोटोव रिबेंट्रॉप पैक्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे सभी को जो इम्पोर्टेंट है। आपको जो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, यानी स्पेनिश सिविल वॉर को मैं डेप्थ में नहीं पढ़ा रहा, और सोवियत जापान कॉन्फ्लिक्ट्स को वो अलग से हम लोग, इसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमारे सिलेबस में हम लोग को वही पढ़ना है। तो अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो सब आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा। देखिए, इटालियन इन्वेजन ऑफ इथियोपिया होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये इथियोपिया के सोल्जर हैं जो लोग लड़ने के लिए बढ़ रहे हैं इटली के सोल्जर्स, यानी जब मुसोलिनी आ जाता है। देखिए, यहाँ पे इटालियन सोमालीलैंड या सोमालीलैंड है। अब तो ये ब्रिटिश सोमालिया और सोमालीलैंड एक होकर सोमालिया कंट्री बनाते हैं, बट उस टाइम तक सोमालीलैंड इटली के कंट्रोल में, सोमालिया जो ये वाला नॉर्दर्न वाला रीजन है यहाँ पे था ब्रिटेन। तो इटली ने यहाँ से अटैक किया इथियोपिया के ऊपर, ये इथियोपिया है, एडिस अबाबा इसकी राजधानी, और एरिट्रिया में भी इटली था, उसने वहाँ से एंटर हो गया। अब इसने दोनों साइड से इथियोपिया को घसीटा, अपना झंडा वहाँ पे फहराया। अब ये होता है इटालियन इन्वेजन ऑफ इथियोपिया। इन लोगों ने एरिट्रिया में और इटालियन सोमालीलैंड से अटैक कर दिया, किसकी ओर? इथियोपिया की ओर। वहाँ पे भी वहाँ के इथियोपिया के भी सोल्जर्स दम लगा के लड़ते हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं कि उन लोगों के पास बंदूक वगैरह एम्यूनिशंस थे, बाकी कंट्रीज ने उनको प्रोवाइड किए, जो उनके सपोर्टर्स थे अफ्रीका में, एज वेल एज जो उनके सपोर्टर्स थे एलाइड कंट्रीज, क्योंकि मुसोलिनी एक फासिस्ट था, तो फिर कई लोग उसके सपोर्ट में भी आ रहे थे वेस्ट से। और फिर आप देखिए कि कई सारे जो जनरल्स थे इथियोपिया की आर्मी में, वो लोग भी बाहर के ही थे। आप ये चीज़ देखिए। अब इटालियन इन्वेजन ऑफ इथियोपिया हम लोगों ने कवर कर लिया, क्योंकि ये सब छोटे छोटे टॉपिक है, आपको बस याद रखते हुए चलना है, इसको ज़्यादा डेप्थ में हम लोगों को नहीं पढ़ना है। एडोल्फ हिटलर ने अपने एक और काम कर दिया, राइनलैंड, ये आप देख पा रहे हैं, राइनलैंड पे अटैक करके जर्मनी से राइनलैंड छीन लिया गया था। और यहाँ पे ना बहुत सारी रिसोर्सेज हैं, आपको यहाँ पे कई सारी माइंस मिलेंगी, आपको माइन फील्ड्स मिलेंगी, बहुत बड़ी बड़ी आपको यहाँ पे माइंस मिलेंगी जहाँ पे खुदाई की जाती है, वहाँ पे रिसोर्सेज बहुत मिलते हैं। बेसिकली ये चीज़ होती है। अब हिटलर ने अपने रुख बता दिया कि करना क्या चाह रहा है, ये अपने रुख दिखाना शुरू कर दिया राइनलैंड को अटैक करके। और इसमें कहीं ना, क्योंकि ये फ्रांस के पास चला गया अब थोड़ा सा, और इन सब में कहीं ना कहीं यूके का भी इसको इनडायरेक्ट आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा, यूके का जर्मनी को, एडोल्फ हिटलर को। अब जापान ने ना मंचूरिया पे अटैक कर दिया 1931 में। 1931 में जापान ने चाइना के ऊपर अटैक कर दिया। आई होप आपको पता है कि जापान, ये है मंचूरियम नहीं, मंचूरिया, जो अब चाइना का पार्ट है। ये पहले रशियन एम्पायर का पार्ट था, फिर चाइना में इसको माना जाने लगा, और फिर आगे चल के ये जापान का हो जाता है। अब इसको अटैक किया 1931 में, यानी आप देख रहे हैं कि 1930s में आके आपको थोड़े से वर्ल्ड वॉर 2 के रुख दिखने लग रहे हैं। अब चाइना में जानते हैं कि चाइना में हुआ क्या। देखिए, चाइना में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि 1911 में जो वहाँ का किंगडम था, यानी किंग डायनेस्टी का फॉल हो जाता है। जब किंग डायनेस्टी का फॉल हुआ ना, तब अब वहाँ पे पावर में कौन आएगा? किंग डायनेस्टी जो पहले एक एक्चुअली होता क्या था कि पहले थी मिंग डायनेस्टी। मिंग डायनेस्टी जब रूल करती थी ना, तो मिंग डायनेस्टी के टाइम पर वहाँ पे ना कुछ द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना और मंगोलिया साइड से कुछ ट्राइबल्स आ गए। वो लोग हैन चाइनीज़ नहीं थे, यानी जो लोकल थे चाइना के, उनको कहते हैं हैन चाइनीज़। वो लोग हैन चाइनीज़ नहीं थे। तो वहाँ एक और चीज़ ये थी कि वो लोग थोड़ा सा बुद्धिज़्म वगैरह में विश्वास रखते थे। तिब्बत साइड से कई सारे आते थे, और फिर कई सारे सदर्न चाइना से भी आते थे, और कई सारे मंगोलिया से भी आते थे। तो फिर एक जो ट्राइब था जिसको कहते हैं किंग, तो किंग ट्राइब ने अटैक कर दिया मिंग डायनेस्टी पर। अब मिंग डायनेस्टी को हटा के एक आ गया किंग डायनेस्टी। वो लोग वहाँ के लोकल नहीं थे, पहले ही बता दे रहा हूँ कि वो लोग वहाँ के लोकल नहीं थे। इस वजह से वहाँ के लोकल्स उनको पसंद नहीं करते थे। ऑब्वियस सी बात है कि मिंग डायनेस्टी जो पहले हैन चाइनीज़ की थी, उसको हटा के एक और डायनेस्टी है जिसको कहते हैं
किंग डायनेस्टी जो हान चाइनीज नहीं थे, लोग ऑब्वियसली पसंद नहीं करेंगे क्योंकि वो लोग हान चाइनीज थे, प्लस वो लोग बुद्धिस्ट थे जो किंग डायनेस्टी के थे। यहाँ पे ये चीज़ होती है। ओके, अब चाइना में दो पार्टीज बनती हैं, चाइना में दो पार्टीज आने लगती हैं, कुओमिंटांग पार्टी, फिर आपका एक आता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, CCP। जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी थी ना, इसकी फाउंडेशन रखी जाती है 1921 में, बट कुओमिंटांग पार्टी की फाउंडेशन रखी गई थी पहले 1894 में। कहाँ पर? होनोलुलु, US में। ओके, तो फिर ये वाला कुओमिंटांग पार्टी पहले आ चुका था और ये वाला CCP यानी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी बाद में 1921-22 में आता है। कुओमिंटांग पार्टी के लीडर थे हम चिंग काई शेक। चिंग काई शेक को एक बहुत ही पॉपुलर डिक्टेटर भी कहा जाता है, जो कई बार बोला जाता है कि चाइनीज सिविल वॉर में इन लोगों ने कई सारे लोगों की हत्याएं भी कर दी जो लोग एकदम इनोसेंट भी थे। तो कुओमिंटांग पार्टी के जो लीडर हैं, एक्चुअली था क्या ना, ये भी पावर चाहते थे, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी वाले भी पावर चाहते थे, दोनों चाहते थे पावर। स्ट्रैटेजी दोनों की अलग अलग थी। कुओमिंटांग पार्टी वाले कहते थे कि भैया पहले हम लोग अर्बन में चले जाते हैं, यानी शहरों में चले जाते हैं, फिर हम लोग जाएंगे रूरल में। तो हम लोग रूरल में पहले नहीं जा रहे, पहले हम लोग अर्बन में जाएंगे। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी वाले क्या कहते थे? पहले हम लोग रूरल में जाएंगे, फिर हम लोग घुसेंगे अर्बन में, पहले गांवों पे कब्जा कर लेते हैं, फिर हम लोग जाएंगे शहरों में। और यही चीज़ थी, क्योंकि अब हुआ क्या, उस टाइम चाइना उतना डेवलप्ड नहीं था, तब कुछ बहुत ही मेन सेंटर्स थे जहाँ पे कुओमिंटांग पार्टी आती, क्योंकि इसकी स्ट्रैटेजी थी पहले शहरों में घुसो। तो शहरों को तो जीत लिए, अब गांव पेंडिंग था इनका। यहाँ पे चाइना का मोस्टली एरिया वो था गांव। तो फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को यहाँ पे प्लस पॉइंट मिल गया, क्योंकि उसके पास जब पहले गांव आ गए, गांव सबसे ज़्यादा थे, कुओमिंटांग पार्टी के पास आ गए शहर। तो अब कुओमिंटांग पार्टी को बहुत ही उतना भी आसान नहीं होता, क्योंकि सिटी वॉरफेयर उतना इजी नहीं रहता जितना हम लोग सोचते हैं। तो फिर यहाँ पे ये चीज़ होती है कि कुओमिंटांग पार्टी कहती थी कि भैया पहले हम लोग चले जाएंगे शहरों में, फिर कभी कदार घुस जाएंगे गाँवों में। जहाँ पे चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर माओ जेडोंग थे, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की स्ट्रैटेजी ये थी, वो लोग कहते थे कि भैया पहले गाँवों में घुस जाते हैं, फिर शहरों में घुसेंगे। ये उनके बीच का डिफरेंस है उनकी स्ट्रैटेजी का। अब यहाँ पे ना भीषण सिविल वॉर होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रूप्स हैं, यहाँ पे चिंग काई शेक हैं घोड़े पर, तोपें हैं। सिविल वॉर आप जैसा कि देख सकते हैं कि लोग यहाँ पे सोल्जर्स हैं, टेंट्स हैं, यहाँ पे तोपें हैं। एक बहुत ही हाई लेवल, बहुत भीषण सिविल वॉर हुआ, दर्दनाक सिविल वॉर हुआ। इस सिविल वॉर के बाद होता क्या है कि लाइक सिविल वॉर हो रहा है, ये लोग लड़ रहे हैं कि पावर में कौन आएगा, पावर में कौन आएगा। कभी ऐसा लग रहा है कि अरे भैया आप कुओमिंटांग पार्टी वाले जीतते जा रहे हैं। अब एक मोमेंट पे आके लगता है नहीं यार, अब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना वाले जीतते जा रहे हैं। ये चीज़ है। यहाँ पे जो इम्पीरियल जापानीज एम्पायर था ना, अब वो धीरे धीरे सोचता है कि भैया उन एलाइड पावर्स ने तो हम लोगों को वर्ल्ड वॉर 1 में कुछ दिया नहीं, हम लोग खुद ही करेंगे। ये जापान जब भी अटैक करता था चाइना के ऊपर, पता है क्या होता था? अभी तक आप ये दिमाग में फ़ोटो बना लीजिए कि क्या ये लोग लड़ रहे हैं। अब जब भी ऐसा होता था तो आपको कुछ ऐसी सिचुएशन दिखेगी, कुओमिंटांग पार्टी वाले और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना वाले आ गए साथ साथ, आपको कुछ ऐसी पिक्स दिखेंगी, माओ जेडोंग और चिंग काई शेक आ गए साथ साथ। लेकिन कुछ टाइम पहले तो ये चल रहा था, एकदम से कुछ ऐसी सिचुएशन कैसे आ गई? देखिए अब इन्होंने क्या किया ना कि देखिए पावर तो पावर है, पावर में तो आना ही है, बट अभी के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? अभी के लिए साथ साथ आ जाते हैं, देश बचेगा तभी तो पावर बचेगी, अगर देश ही नहीं बचेगा तो फिर लड़ने का मतलब ही क्या बना। इसी वजह से ये लोग साथ साथ आ जाते थे। जब भी जापान अटैक करता था, ये माओ जेडोंग और चिंग काई शेक आपको साथ साथ दिखेंगे। अभी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हाँ कुओमिंटांग पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के यहाँ पे
मॉडर्न डे जो ताइवान और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट है उससे रिलेशन है, बट अभी के लिए उसमें मत जाइएगा। अभी हम लोग प्री वॉर इवेंट्स करें, अभी आप उसी पे ध्यान दीजिए। तो जापान ने चाइना को इन्वेड कर दिया। अब जापानीज इम्पीरियल जापानीज आर्मी, क्योंकि वो बहुत ही क्रूर थे और उसको ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स के लिए जाना जाता है, जो उन लोगों ने नैनकिंग मैसेकर, सबसे ज़्यादा फेमस मैसेकर, जिसमें कई सारे मिलियंस ऑफ पीपल को क्योंकि पहले बीजिंग राजधानी नहीं थी, पहले राजधानी थी नैनकिंग। तो नैनकिंग में अब देखिए कि नैनकिंग उनकी राजधानी थी, पहले बीजिंग नहीं थी। तो नैनकिंग में जापान घुस गया, जापान ने मारकाट शुरू कर दी। क्या करते वो लोग, कोई था नहीं, सब लोग भाग गए। कुओमिंटांग पार्टी वाले भी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना वाले भी। क्या करते, तो यहाँ पे जब भी जापान अटैक करता था ये दोनों साथ साथ आ जाते थे, साथ में लड़ते थे चाइनीज़ आर्मी बनकर। बट इम्पीरियल जापानीज आर्मी भी कहीं रुकती नहीं थी अपने बदले की ओर। ये लोग भी बहुत क्रूर थे, जो जापानीज मिलिट्री थी। ये लोग साथ में ये लोग लोगों को इकट्ठा करके एक साथ मार देते थे। ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स करते थे कि हम लोग कौन कौन से अलग अलग तरीके हैं कि किन किन तरीक़ों से हम लोग चाइनीज़ लोगों को या फिर किसी भी ह्यूमन को मार सकते हैं। ये लोग ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करते थे। इन लोगों का जो सबसे फेमस है एक्सपेरिमेंट है, जो एक होता था ट्विन एक्सपेरिमेंट होता था, फिर एक होता था कि कैसे किसी को मारा जा सकता है। इस टाइप के ये लोग ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स करते थे। ये था इम्पीरियल जापानीज मिलिट्री का लीडर, ये था मेन जनरल। बाद में बेसिकली हुआ क्या ना कि ये है हिदेकी तोजो, इसी ने खुद को आगे चल के मेन पावर में ले लिया। वहाँ पे इम्पीरियल जापान के राजा भी थे जिनका नाम हिरोहितो था, बट ये खुद का ये प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर कर देता, प्राइम मिनिस्टर बन भी जाता है। वैसे बेसिकली ये मिलिट्री जनरल ही था। यहाँ पे आप देखें कि भीषण युद्ध होता है जापानीज़ और चाइनीज़ आर्मी के बीच में, पर एंड में जैसा कि सब लोग जानते हैं कि जापानीज़ आर्मी जीतती है। बेसिकली जो उसके ईस्ट वाला जो पार्ट था चाइना का, उसमें हो जाती है विजय जापानीज़ आर्मी, इम्पीरियल जापानीज़ आर्मी। और फिर जो कुओमिंटांग पार्टी की जो सेना थी और जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की फिर सेना थी, उसको पीछे खदेड़ दिया जाता है। यानी आप देखें कि मिड वाले रीजन में और वेस्ट वाले रीजन में डाल दिया जाता है चाइनीज़ आर्मी को, यानी जो कुओमिंटांग पार्टी वो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी थी। अब हम लोगों का आई होप आपको ये चाइना की सिचुएशन समझ में आ गई होगी कि कैसे यहाँ पे सिविल वॉर चल रही थी। कुओमिंटांग पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच सिविल वॉर चलती है। जब भी जापान इन्वेड करता था तो फिर ये लोग साथ में आ जाते थे। अभी हम लोगों को चाइना ताइवान वाला कॉन्फ्लिक्ट नहीं पढ़ना है, और जापान ने जैसा कि अत्याचार किया चाइनीज़ लोगों के ऊपर उस टाइम पर, तो फिर आज भी चाइना उसको कभी भूला नहीं है और कभी भूलेगा भी नहीं, जैसा लोगों को पता ही है। तो फिर यहाँ पे आप लोग कुछ ऐसे सिचुएशन आप देखेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने अभी चाइनीज़ और जापानीज़ कॉन्फ्लिक्ट समझ लिया कि जापान ने कैसे इन्वेड किया था चाइना को। अब हम लोग जानते हैं कि आगे क्या होता है। जो 11 मार्च था 1938 का, उस टाइम जर्मनी ने ऑस्ट्रिया में घुस गया। वहाँ पे इन लोगों ने, क्योंकि ऑस्ट्रिया के लोगों भी पसंद करते थे हिटलर को, क्योंकि हिटलर ऑब्वियसली ऑस्ट्रिया में उसका बर्थ हुआ था, तो ऑस्ट्रिया के लोग भी उसको पसंद करते थे। और ऑस्ट्रिया उस टाइम देखेंगे कि थोड़ा सा न्यूट्रल भी था और उसने भी उतना ज़्यादा लड़ाइयाँ नहीं लड़ी, इसको पीसफुली एनेक्स कर लिया गया। जर्मनी ने पीसफुली एनेक्स कर लिया ऑस्ट्रिया को, जहाँ पे जो उसका बर्थ प्लेस था। और हिटलर भी वहाँ पे परेडें निकालता है। और यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे आपको नाजी जर्मनी के फ्लैग्स लहराते हुए दिखेंगे। तो फिर पीसफुली ऑस्ट्रिया को जापान ने इन्वेड कर लिया, बहुत ही पीसफुली, बिना किसी एक भी गोली चलाए इन्होंने इन्वेड कर लिया। अब आगे देखते हैं होता क्या है। अभी तक आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन से वर्ल्ड लीडर्स आते हैं उसी टाइम में। सोवियत यूनियन में आता है कौन? सोवियत यूनियन में था जोसेफ स्टालिन, जो 1924 में व्लादिमीर उलियानोविच लेनिन, जो उस टाइम अक्टूबर रेवोल्यूशन के लीडर थे, बोल्शेविक पार्टी के जो लीडर थे, रशियन रेवोल्यूशन में पढ़ेंगे हम लोग। तो फिर उसके बाद आते हैं हमारे जोसेफ स्टालिन। जोसेफ स्टालिन जब आते हैं उस टाइम
जोसेफ स्टालिन पावर में थे, वो उनको भी अपनी तानाशाही के लिए जाना जाता है। हिदेकी तोजो जापान में आ जाते हैं पावर में। एडोल्फ हिटलर आ जाता है जर्मनी में जो फासिस्ट था। बेनितो मुसोलिनी आ जाता है इटली में जो फासिस्ट था। फ्रांसिस्को फ्रैंको आ जाता है स्पेन में जो फासिस्ट था। यानी इटली जर्मनी और स्पेन में आते फासिस्ट लीडर्स। बाकी आप देखिए कि फ्रांसिस्को फ्रैंको का भी उतना ज़्यादा ये वॉर में नहीं आया था, बट तभी आपको जानना पड़ेगा कि कौन कौन से लीडर्स आते हैं। तो फिर इस टाइम तक आ जाते हैं स्पेन में फ्रांसिस्को फ्रैंको, जो उसी टाइम लगभग स्पेनिश सिविल वॉर के बाद आते हैं। अब देखिए आगे होता क्या है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेटी जिसको बोला जाता है कि यही तो वर्ल्ड वॉर टू का कारण बना। मोलोटोव रिबेंट्रॉप नॉन एग्रेशन एग्रीमेंट। मोलोटोव रिबेंट्रॉप नॉन एग्रेशन एग्रीमेंट साइन होता है। अब इसको मोलोटोव रिबेंट्रॉप एग्रीमेंट भी कहते हैं, और फिर कॉमनली इसको स्टालिन हिटलर एग्रीमेंट भी कहते हैं, या फिर हिटलर स्टालिन एग्रीमेंट भी कहते हैं। बट आप अभी के लिए आप याद रखें कि मोलोटोव रिबेंट्रॉप एग्रीमेंट था, जिसको हम लोग प्यार से नॉन एग्रेशन एग्रीमेंट भी कहते हैं, कि ये दोनों ना ही जर्मनी स्टालिन के ऊपर अटैक करेगा, ना ही स्टालिन जर्मनी के ऊपर अटैक करेगा, ना ही हिटलर स्टालिन के ऊपर अटैक करेगा, और ना ही स्टालिन हिटलर के ऊपर अटैक करेगा। तो आप ये देख सकते हैं कि ये स्टालिन खड़ा हुआ है और यहाँ भी पीस ट्रीटी साइन होती है, यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं। तो फिर ये नॉन एग्रेशन पैक्ट साइन होता है। और देखिए अब ये पैक्ट साइन तो हो गया, इससे हुआ क्या? इससे स्टालिन ने बोला, स्टालिन और हिटलर आ गए साथ साथ। स्टालिन और हिटलर ने बोला कि हम दोनों भाई हैं, ये मेरा भाई है, मैं इसका भाई हूँ। दोनों आ गए साथ साथ। ओके, तो फिर अब जब ये दोनों साथ साथ आ गए, इन्होंने बोला कि चलो भैया अब ना ही हम तुम पे अटैक करेंगे, ना ही तुम हम पे अटैक करोगे। इन्होंने ये चीज़ कर दी। अब हिटलर को आ गया एटीट्यूड कि भैया अब मेरा सपना पूरा हो गया, बस सोवियत यूनियन से मेरा बस दोस्ती बन गई, वही थोड़ा सा पावरफुल लग रहा था, वो अटैक नहीं करेगा, वो यूरोप की सबसे बड़ी कंट्री है, बस हमें मिल गया प्लस पॉइंट। अब हम लोग जो जर्मनी का जो सपना था कि वी विल मेक जर्मनी ग्रेट अगेन, बस वो कर देंगे। और इसने बोला कि हिटलर सबका बदला लेगा। ओके, तो हिटलर ने बोला कि मैं सबका बदला लूँगा और चुन चुन के बदला लूँगा जिन लोगों ने भी जर्मन एम्पायर यानी सेकेंड राइक को हराने की कोशिश की थी वर्ल्ड वॉर 1 में, जिन लोगों ने ह्यूमिलिएट किया था। अब जर्मनी और सोवियत यूनियन साथ साथ आ जाते हैं और ये बोलते हैं कि क्योंकि पोलैंड ने भी इन लोगों के रिजर्व्स लिए थे, क्योंकि पोलैंड ने भी इनके कई सारे एरियाज़ और जो इनके रिजर्व्स थे जहाँ पे इनके मेनली गोल्ड पाया जाता था, वहाँ पे इन लोगों ने छीन लिए थे। ब्रिटेन ने भी अपनी वॉर लड़ी, ब्रिटेन ने वॉर लड़ी, फ्रांस ने वॉर लड़ी और यूएस ने वॉर लड़ी, पोलैंड से उनसे छीना। तो इसने सबसे पहले पोलैंड पे बोला कि और बोला जाता है कि जो आप देख पा रहे हैं ना कि मोलोटोव रिबेंट्रॉप एग्रीमेंट, यहीं से प्लानिंग हो जाती है कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अटैक कर देंगे किसके ऊपर, पोलैंड के ऊपर। ठीक है, यहीं से आप देखेंगे कि यहीं पे प्लानिंग शुरू हो जाती है वर्ल्ड वॉर 2 की, कि हम लोग वापस लड़ेंगे, साथ में आएंगे और लड़ेंगे। और यहाँ पे क्या होता है, यूएसएसआर और नाजी जर्मनी ने 1 सितंबर ऑफ 1939 को इन्वेड कर दिया। पहले तो नाजी जर्मनी यानी हिटलर ने किया था अटैक, फिर थोड़े टाइम बाद जाके स्टालिन भी आ गया था युद्ध में। उसने ये बोला कि भैया हम लोग तो पोलैंड के सपोर्ट में आए हैं, हम लोग हिटलर से बचाना चाहते हैं ये पोलैंड को, तो ये चीज़ के लिए हम लोग आए हैं। बट लोगों को भी यही लगा कि पोलैंड के लोगों को यही लगा कि अभी थोड़ी देर के लिए आए हैं, हिटलर को हरा के ये लोग वापस चले जाएंगे और हम लोगों को वापस पावर मिल जाएगी, जो हम लोगों ने एरिया खोया है हम लोगों को वो वापस मिल जाएगा। पर ऐसा हुआ नहीं। यूएसएसआर और नाजी जर्मनी इसमें विजयी भी होते हैं और लगभग 1 महीना युद्ध चला और आधा कर दिया जाता है पोलैंड को। आधा पोलैंड जाता है नाजी जर्मनी की ओर, आधा पोलैंड जाता है सोवियत यूनियन की ओर। ये चीज़ उस टाइम होती है।
अब देखिए, अब जैसा कि इसमें देख सकते हैं कि ये वाला जो ये पूरा पोलैंड है, इसको इतना आधा आधा बांट दिया। इतना गया नाजी जर्मनी, इतना गया सोवियत यूनियन। अब आ जाते हैं हिटलर और स्टालिन साथ साथ, और इसी टाइम हिस्ट्री का वन ऑफ द ब्लडीएस्ट मैसेकर, जिसको पॉलिश होलोकॉस्ट भी कहते हैं, होलोकॉस्ट होता है। जुडाइज्म में मानने वाले ज्यूस का तो होलोकॉस्ट तो होता ही था, पर किसने सोचा था कि पोलैंड में रहने वाले इनोसेंट पॉलिश लोगों का भी अत्याचार होगा, का भी होलोकॉस्ट होगा। तो फिर हिटलर ने पॉलिश होलोकॉस्ट किया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी के लिए तो ये सब लोग, ये दोनों लोग जो स्टालिन है और फिर हिटलर है, ये दोनों तो अभी साथ साथ हैं। एकदम से 1941 में जाके ये लोग युद्ध क्यों करने लगते हैं? लोग युद्ध क्यों करने लगते हैं? साथ में क्यों नहीं आते? साथ में ही वॉर क्यों करने लगते हैं? इसका रीज़न क्या है? याद रखिए, एक बार हेनरी किसिंजर ने कहा था, अब देख, अमेरिका हैज़ नो परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। अब यहाँ पे आप अमेरिका हटा दीजिए, वर्ल्ड डाल दीजिए, बस आपको अपना आंसर मिल जाएगा। वर्ल्ड की किसी भी कंट्री में कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं होता। अगर आप सोच रहे हैं कि अभी रशिया हमारा दोस्त है, तो वो ऐसा भी हो सकता है कि अभी वो कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं है, कभी वो चाइना का भी सपोर्ट करेगा, और वो हमारा कोई परमानेंट एनिमी भी नहीं है पाकिस्तान की तरह, कि कभी वो हमेशा हमसे दुश्मनी रखेगा। अब थोड़ा सा आप इसमें भी देख सकते हैं, क्योंकि अब अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग सिचुएशंस हैं। तो देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स नॉर एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। जिसके इंटरेस्ट में जो रहता है वो वही करता है, जैसा हिटलर के 1941 में जो उसके इंटरेस्ट में था उसने वो किया। अब यहाँ से आप देखेंगे शुरू होती है द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब अभी के लिए हम लोग यहीं तक अपना लेक्चर रखते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ से अभी तक हम लोग वॉर से पहले क्या क्या हुआ वो सब कवर किए। अब इसके आगे हम लोग देखें कि वॉर में क्या होता है, और वॉर में आगे होता क्या है, और कैसे हिटलर का जर्मनी जीतते जीतते हार जाते हैं। तो सो थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में अपना वॉर ख़त्म करेंगे और वॉर के बाद क्या होता है वो जानेंगे। थैंक यू एंड जय हिंद।